डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज पॉल्यूशन का हम चौथा पार्ट लेके आए हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर हमने जो लिस्ट बनाई है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और उससे संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आगे चलते हैं और इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं पॉल्यूटेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था 4 प्रकार के, उनको हम विस्तार से अध्ययन करते। पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन पॉल्यूटेंट्स, उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एयर पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पहले अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एयर बॉर्न पार्टिकल्स होते हैं। इस एयर बॉर्न पार्टिकल्स में जो पार्टिकुलेट मैटर है, एक्चुअल पीएम फॉर पार्टिकुलेट मैटर, ये अलग अलग साइज के होते हैं और ये प्रदूषण कायम करते हैं। और ये अपने साइज के हिसाब से सस्पेंडेड होते हैं। मतलब यदि जो भारी पार्टिकुलेट होगा वो जल्दी सेटल डाउन होगा, तो यदि छोटा रहेगा तो काफी समय तक एनवायरनमेंट में इधर उधर होता रहता है, घूमता रहता है। और यह इस तरह से वातावरण में होने के कारण यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। हमारे मतलब किसी भी जीव जो रेस्पिरेशन करता है और उसको बीमार कर सकता है, उसके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक प्रकार है एयर पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है गैसियस एमिशंस। तो गैसियस एमिशन जहाँ से भी इनके सोर्सेज होंगे, तो उनमें प्रमुख रूप से है SO2, NO2, NO, N2O आदि, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स करते हैं। तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं स्मोक बनाने में, एसिड रेन करने में और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो इसको जितना हो सके इसका एमिशन ना हो, प्रिवेंशन कर लें, वही अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं विजिबिलिटी रिडक्शन। तो एयर पोल्यूटेंट जो है जो देखने की हमारी क्षमता है दूर तक के, उसको वो घटा देता है। जैसे हम जानते हैं कि धुंध कोहरा है ना, स्मॉग, फॉग आदि जो है वो एक प्रकार से पोल्यूटेंट्स ही हैं, जिससे कि हमको विजिबिलिटी हमारी कम हो जाती है, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं और ऐसे में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। तो ये मौसम में विभिन्न टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण ये एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो विजिबिलिटी को घटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑडर और इरिटेशंस होता है इससे, है ना, ये इसका एक लक्षण है। जो भी एयर में पोल्यूटेंट्स हैं वह हमें गंदी स्मेल देते हैं, है ना, बदबू कहते हैं जिसे, वो होता है। और कुछ तीखी गंध होती है, कुछ तीखी होती चीजें जिससे कि हमको इरिटेशंस होता है नाक में, कान में, आँख में, थ्रोट में, और ये जाके हमारे विभिन्न इन्हीं अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। नोज के द्वारा हमारे शरीर में जाने के बाद, लंग्स में जाने के बाद लंग्स को डैमेज करते हैं और शरीर के अन्य अंगों को डैमेज करते हैं। तो हमने देखा एयर पोल्यूशन में होने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं उसके क्या लक्षण हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनके लक्षण क्या होंगे। तो पहला देखते हैं हम, केमिकल कंटेमिनेशन होता है। केमिकल कंटेमिनेशन मतलब वाटर पोल्यूशन में जो विभिन्न प्रकार के अवांछनीय केमिकल्स प्रवेश कर जाते हैं, तो केमिकली जो वाटर का कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, केमिकली कंटेमिनेटेड हो जाता है वो, जिसमें कि हेवी मेटल, पेस्टिसाइड्स और न जाने और कितने इंडस्ट्रियल के एफ्लुएंट्स जाके उसमें घुल जाते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो ऐसा जो वाटर है उसमें निश्चित है बहुत जीव जो होते हैं वो भी कहीं न कहीं से जब आ जाते हैं जो अवांछनीय हैं या जो नुकसान करने वाले हैं, जिससे कि हमें रोग हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और जो वाटर बॉर्न डिसीज को उत्पन्न करते हैं, वाटर से होने वाली बीमारी को उत्पन्न करते हैं, वह जब पानी में मिल जाते हैं तो वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो टेम्परेचर देखते हैं, अगला कैरेक्टर टेम्परेचर चेंजेस हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशन के कारण वाटर बॉडी
हीटेड वाटर बॉडी जब जैसे खास तौर से इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा जो पानी डाला जाता है, यदि वो हीटेड हो जैसे कि थर्मल पावर से, तो इस तरह से जो पानी वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है, तो टेम्परेचर चेंजेस के कारण टेम्परेचर पॉल्यूशन हो जाता है वहाँ पर, थर्मल पॉल्यूशन जिसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टर्बिडिटी और कलर। टर्बिडिटी, पॉल्यूटेड वाटर की टर्बिडिटी जो है वो टर्बिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्लीनलीनेस जो है वाटर का नहीं रह जाता, कलर भी बदल जाता है। जिस तरह से केमिकल होगा, जिस तरह से उसके प्रभाव होंगे केमिकल के, तो कलर चेंज हो जाता है। कंदला कहते हैं जिसे, पानी हो जाता है, दूधिया हो जाता है, तो वो पानी में टर्बिडिटी, क्लीनलीनेस नहीं होने को हम टर्बिडिटी कहते हैं। तो पानी जो है वो क्लाउडी सा हो जाता है और यह पानी स्वच्छ पानी नहीं रह जाता। तो ये एक लक्षण उत्पन्न होता है पानी में वाटर पॉल्यूटेंट्स के द्वारा। और यूट्रोफिकेशन होता है जब पानी में एक्सेस न्यूट्रिशन है ना, जो कि एग्रीकल्चर रन ऑफ से आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब वही जो यूरिया है और जो उन्होंने फर्टिलाइजर्स डाला है, उसके कारण एक्सेस मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाते हैं, जो कि एक्सेस होने के कारण पॉल्यूटेंट्स का रूप धारण कर लेते हैं। और ऐसे में वाटर की ऑक्सीजन घट जाती है और एक्वेटिक सिस्टम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो फर्टिलाइजर्स आदि ये जो भी पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, है ना, जिसके कारण इस तरह से यूट्रोफिकेशन हो रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, हार्मफुल इफेक्ट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। आगे हम देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन हैवी मेटल्स के कारण वहाँ पर क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है आदि जितने भी केमिकल्स डाल दिए जाते हैं सॉइल पर वो, और उसके बाद सैलिनिटी और परसिस्टेंस। तो हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम आदि जो है, यह जब पॉल्यूशन के रूप में छोड़ दिए जाते हैं सॉइल में किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी द्वारा, तो वहाँ पर हार्मफुल प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन को हो जाता है। प्लांट के लिए हानिकारक हो जाता है, एनिमल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हानिकारक हो जाता है। तो हेवी मेटल्स जो होते हैं उनसे बहुत प्रकार के फिर डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग में। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये जो केमिकल्स हैं एग्रीकल्चर्स में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज होते हैं, और ये सॉइल की क्वालिटी और प्लांट ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव डालते हैं यदि ये कंटेमिनेटेड सॉइल हो जाती है तब। और तीसरा हम देखते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यदि हम करेंगे और तरह तरह की चीजें हम जो है सैलिनिटी बढ़ाने वाला यदि काम कोई करेंगे, तो उससे कि सैलिनिटी बढ़ जाती है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो सैलिनिटी नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित सीमा में रहे, जैसा कि नेचुरली होता है तो ही ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंस। सॉइल पे जो पोल्यूटेंट्स हैं सामान्यतः ये परसिस्टेंट होते हैं, मतलब टिके रहते, बने रहते हैं, इनका जल्दी से डिस्पोज ऑफ नहीं होता नेचुरली। तो ऐसे जो पॉल्यूशन है जैसे प्लास्टिक है और मेटल्स है या फिर पेस्टिसाइड्स है, तो इनका परसिस्टेंस होना एक लक्षण होता है इन पॉल्यूटेंट्स का, और ये काफी समय, लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इनका निराकरण होने से यदि किया जाए तो तभी पॉल्यूशन के विपरीत प्रभाव से बचा जा सकता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, अब हम देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन जो है एक्चुअल देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी और डेसिबल लेवल और क्या सोर्स है इस पर आधारित होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेसिबल साउंड का तीव्रता नापने का एक इकाई है, कितनी तीव्र है। तो यदि साउंड ज़्यादा तेज होगा तो वह नॉइज कहलाएगा, और ह्यूमन बीइंग के लिए और किसी भी जीव के लिए वो सेफ नहीं होता। ह्यूमन बीइंग कान से सुनते हैं और वो कान डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है कान को और मस्तिष्क को। तो डेसिबल लेवल जो सामान्यतः रात में 30 डेसिबल से अधिक होना शोर कहलाएगा, नॉइज कहलाएगा, और 65 डेसिबल जो है डे टाइम पे।
तो यदि इससे अधिक डेसिबल लेवल है साउंड में तो वो पॉल्यूशन होगा। हम देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कैन अफेक्ट इट्स इम्पैक्ट, और ये जो दोनों चीज़ है, फ्रीक्वेंसी साउंड की और इंटेंसिटी, ये दोनों कानों को, ह्यूमन बीइंग के प्रभावित करती है, रोग हो जाता है। रोग मतलब कान में सुनाई देना बंद कर सकता है, मेनिया डिसीज़ हो सकती है और किसी और अन्य प्रकार की डिसीज़ हो सकती है। सोर्सेस टाइप में भी अलग-अलग सोर्स से आने के कारण अलग-अलग नॉइज़ अलग-अलग प्रकार की हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सोर्स टाइप भी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं नॉइज़ के। तो डिफरेंट नॉइज़ के सोर्सेस जैसे इंडस्ट्रियल मशीनरी, ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, एयर ट्रैफिक है, और बम एक्सप्लोजन्स हैं, और रॉकेट लॉन्चिंग है। इस तरह से जितनी भी हैं सोर्सेस, अलग-अलग सोर्सेस से अलग-अलग नॉइज़ हो सकती है। आई थिंक आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।